दोस्तों नमस्कार। मोदी सत्ता को इस देश की मिडिल क्लास बर्दाश्त नहीं है। वही मिडिल क्लास जो टैक्स देती है, वही मिडिल क्लास जिसे रोजगार चाहिए, वही मिडिल क्लास जो महंगाई को लेकर सबसे ज्यादा परेशान होती है, और वही मिडिल क्लास जिसकी भावनाएं धर्म को लेकर, हिंदू मुस्लिम को लेकर बड़ी ओतप्रोत हो जाती है। तो मोदी सत्ता की अर्थव्यवस्था का बड़ा सीधा सा मंत्र है, जो सबसे ऊपर है कॉरपोरेट में, उसमें मित्रों को चुनो, उनको पैट्रोनाइज करो, यानी इस देश की सार्वजनिक संपत्ति कौड़ियों के मोल उनको ट्रांसफर कर दिया जाए कि आने वाले वक्त में वह सरकार, पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल पार्टी यानी खुद उनके लिए खड़े हो जाएं जब यह संकट में हो। और जो निचले स्तर है, यहां पर जहां गरीब लोग हैं, उनको मुफ्त में अनाज आप देते चले जाइए। 6 महीने नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि 2024 तक की व्यवस्था की जा रही है कि मुफ्त अनाज बढ़ते चला जाए, और 2024 तक इस मुफ्त अनाज का जो खर्चा होगा वो मैक्सिमम होगा तो 6 लाख करोड़ होगा। 6 लाख करोड़ क्या मायने रखते हैं, क्योंकि ऊपर में जिनको पैट्रोनाइज किया जा रहा है उनका नेटवर्थ तो बीते 8 बरस में 100 अरब डॉलर तक बढ़ चुका है। तो फिर आप कहां टिकेंगे? यह सारी परिस्थितियां बतलाती हैं कि हमने जिक्र उस मिडिल क्लास का नहीं किया जिसे रोजगार चाहिए, जो बेरोजगारी से त्रस्त है, जो महंगाई से त्रस्त है, जो टैक्स देने से त्रस्त है, और सबसे ज्यादा भावनात्मक तौर पर यही वो क्लास है जो हिंदू मुस्लिम को लेकर प्रभावित हो जाती है। तो सत्ता का पॉलिटिकल मंत्र बहुत साफ है, घुट्टी पिलाओ धर्म की, और तमाम सुई एक के बाद एक इसी मिडिल क्लास के भीतर डालते चले जाइए, जहां पर इस देश में शोर ना मचे, क्योंकि वह धर्म से ओतप्रोत होंगे। वह उस राजनीतिक हिंदुत्व की भावना से प्रभावित हो जाएंगे जहां पर यह दूर की गोटी है कि हिंदू संस्कृति में हिंदुत्व की परिभाषा जिस भी रूप में गढ़ी गई, वो राजनीतिक तौर पर आते आते कैसे वोट बैंक में तब्दील करने की दिशा में बढ़ चुकी है। लेकिन आज जिक्र तो हम उस मिडिल क्लास का करना चाहते हैं जो इस देश में टैक्स पेयर है, जिनके बच्चों को रोजगार चाहिए, जिनके परिवार के भीतर रोज सुबह का भोजन हो या रात का भोजन हो, डाइनिंग टेबल पर बैठकर वो चिंता व्यक्त करता है, इतनी महंगी सब्जी, इतना महंगा अनाज, और दुनिया के भीतर जब अनाज का संकट सबसे ज्यादा हो चला है और कीमत सबसे ज्यादा है, तो व्यापारियों की बल्ले बल्ले है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनाज बेच रहे हैं। लेकिन मिडिल क्लास टकासा उन्हें ही लगातार देख रहा है कि स्थिति तो नाजुक हो चली है। किराना की दुकान जाएं या ऑनलाइन सामान मंगाएं, स्थितियां नाजुक हो चली है। स्थिति कितनी नाजुक है, अगर इसकी कल्पना भी आप करेंगे तो करोड़ों लोग एक झटके में मिडिल क्लास से निकलकर गरीब की तादाद में आकर खड़े हो गए हैं। 2018-19 और 2022 की परिस्थिति में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, प्यू रिसर्च सेंटर एनालिसिस ऑफ वर्ल्ड बैंक पोवा नेट आई डाटाबेस। उसकी रिपोर्ट बहुत साफ तौर पर बतलाती है कि कोविड से पहले और कोविड के बाद यानी आज की स्थिति में कितनी बड़ी तादाद में इस देश में अलग अलग तरीके से आय कम हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी का पड़ा है तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास गरीब होती चली गई है। कितनी बड़ी तादाद में जो सबसे ज्यादा कमाने वाले लोग यानी हायर इनकम के दायरे में लोग आते हैं, उसमें लगभग 10 लाख की कमी आई है, 30 लाख से यह 20 लाख पर आ गया है। जो अपर मिडिल क्लास था उसमें लगभग 80 लाख की कमी आ गई है, उसकी कमाई 80 लाख लोगों की कमाई कम हो गई है। जो मिडिल क्लास था वो तकरीबन 9 करोड़ 90 लाख जो था, जो कमाने वाले थे, उनके साथ परिवार जोड़िएगा तो ये तकरीबन 30 करोड़ बैठ जाते हैं। लेकिन 9 करोड़ 90 लाख में से लगभग 3 करोड़ 30 लाख की कमाई बहुत कम हो गई, और जो लोअर मिडिल क्लास में आते थे तकरीबन 11 करोड़ से ज्यादा की स्थिति थी, उनकी भी कमी स्थिति में 3 करोड़ उसमें भी कमी आ गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो गरीबों की तादाद थी कमाने की दृष्टि से, वह 5 करोड़ 90 लाख थी, जो बढ़ते बढ़ते 13 करोड़ 40 लाख तक हो गई, जो सबसे न्यूनतम कमाते हैं। इस न्यूनतम कमाने में वेंडर भी आता है, फूड इंडस्ट्री से जुड़े लोग आते हैं, लेदर का काम करने वाले लोग आते हैं, पेंटर, कारपेंटर, क्लॉथ शॉप चलाने वाले, सिक्योरिटी सर्विस से जुड़े वाले, वेल्डिंग करने वाले या ड्राइवर या ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए, ज्वेलरी मेकर्स जो हैं वह भी आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मिडिल क्लास
दुनिया में अपने तरीके से किसी भी देश की इकोनॉमी को कैसे संभालता है, इसका जिक्र बार बार होता रहा है। और भारत तीसरे नंबर पर मिडिल क्लास को लेकर माना जाता रहा, इसीलिए भारत की इकोनॉमी भी डेवलप हुई, क्योंकि पहले नंबर पर चीन का मिडिल क्लास है, दूसरे नंबर पर अमेरिका, तीसरे नंबर पर भारत था। लेकिन बीते 8 बरस में या कोविड काल के बाद की परिस्थितियों में दोनों को जब आप मिला देंगे तो अर्थव्यवस्था ने सबसे ज्यादा बोझ उसी मिडिल क्लास पर डाला जिस मिडिल क्लास की भावनाओं और आस्थाओं को प्रभावित करने के लिए इस देश में हिंदू राग राजनीतिक तौर पर बार बार उछाला गया। और सुबह से लेकर शाम तक मिडिल क्लास के ही बच्चे जो अलग अलग जगहों पर काम करते हैं, उसमें न्यूज़ चैनल भी आते हैं, उसके एंकर्स भी आते हैं, वह भी इस बात को नहीं समझ पाए कि प्रभावित उनका अपना समाज, अपने समाज के भीतर का अपना समुदाय, समुदाय के भीतर के अपने रिश्तेदार और खुद उनका परिवार तक हो रहा है। यानी दबाव कुछ इस तरीके से था कि जिसे संकट है वही उस संकट से आंखें मूंद ले, अन्यथा मुश्किल हो जाएगी। तो क्या वाकई भारत की अर्थव्यवस्था के भीतर मिडिल क्लास की कोई जरूरत नहीं है? यह सवाल टटोलते हुए कई बातों का जिक्र इस दौर में बहुत जरूरी है। और ये अलग अलग रिपोर्ट्स के जरिए बातें निकल कर आई, क्योंकि जो कॉरपोरेट की प्रतिस्पर्धा थी जब वह खत्म हो गई तो इस देश के भीतर में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसका डावाडोल होना बिल्कुल पक्का था। लेकिन पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स ने एक नया काम किया कि जो मजदूर तबका था वो घर में बैठ गया। आज की तादाद में प्रोडक्शन के लिए जो मजदूर चाहिए वह उपलब्ध नहीं है। उसको हम 5 किलो मुफ्त अनाज दे देंगे 2024 तक, ज्यादा से ज्यादा 6 लाख करोड़ का खर्चा जो लगातार कोविड से शुरू हुआ है इतना ही पहुंचेगा। लेकिन 6 लाख करोड़ तो हम एक बरस के भीतर में इस देश के भीतर में सार्वजनिक उपक्रमों को बेचकर निकाल लेंगे। और जो मोनेटाइजेशन की पाइपलाइन तैयार की गई है वह भी तो 2025 तक हमें 6 लाख करोड़ दे देगी, और फिर बाकी हिस्सा तो अलग अलग है। तो दुनिया के भीतर में भारत की ढहती अर्थव्यवस्था का अनूठा सच उस मिडिल क्लास से जाकर जुड़ गया है जिसको राहत रियायत नहीं है, लेकिन इस देश की राजनीतिक सत्ता जिन्हें राहत और रियायत दे रही है उसका बोझ भी इसी मिडिल क्लास पर। आप कहेंगे ये कैसे संभव है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज इसलिए है क्योंकि अगर ध्यान दीजिए इस दौर में आरबीआई का पैसा कम हो गया, सरकार को डिविडेंड दे पाने की स्थिति में 74,000 करोड़ के बदले 30,000 करोड़ दे पाई। एनआरआई का पैसा इस दौर में जो भारत में आता था, जो ज्यादा बड़ा तबका मिडिल क्लास से जुड़ा हुआ था, वह भी पैसा कम भेज पा रहा है। जो एक्सटर्नल डेब्ट था, कर्ज था, वह बढ़ते चला जा रहा है। रिजर्व बैंक जो हमारी पूंजी थी, जो करेंसी की पूंजी थी डॉलर के तौर पर, वह भी कम हो गई है। हमें सब्सिडी बढ़ानी है, हमें राहत रियायत देनी है, पेट्रोल डीजल को लेकर भी देनी है। जो पिछले दिनों दिया गया तो उसका बोझ भी 1 लाख करोड़ का आ गया। ये बोझ कहां से पैदा किया जाएगा? नोट छापेंगे, इससे तो बात नहीं चलेगी, महंगाई तो और बढ़ती चली जाएगी। तो करे क्या? आखिर में निकालना तो उसी लोगों से पैसा है जिनके पास कुछ भी बचा हुआ है। इसीलिए जब जीएसटी कलेक्शन का जिक्र आता है तो जरा समझिए, जीएसटी के दायरे में वो सारे उत्पाद आते हैं जिन उत्पाद को खरीदने के लिए आपके रसोई से लेकर ड्राइंग रूम और बेडरूम तक और जिंदगी चलाने के लिए जो भी आप उपयोग में लाते हैं सब पर जीएसटी देते हैं। तो जीएसटी लगातार बढ़ रहा है, कलेक्शन बढ़ रही है, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि वह तबका जिसकी जरूरत का सामान बाजार में है उसकी जिंदगी में अब लगभग 30 से 40% हिस्सा जब भोजन से जाकर जुड़ गया है तो वहां पर भी अगर दाल महंगी, चावल महंगा, गेहूं महंगा, सारी चीज, मसाले महंगे, हर चीज महंगी, तो वो तो जीएसटी के हिस्से में पैसा जाएगा ना, और वो जा रहा है। लेकिन बात उसके आगे की है कि सरकार जिन सब्सिडी का जिक्र कर रही है अब की तारीख में, 1 लाख करोड़ रुपया तो उसने कहा कि पेट्रोल डीजल का बोझ हम पर पड़ रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, नवंबर के महीने में भी कम की गई थी एक्साइज ड्यूटी, तब भी लगभग 1,20,000 करोड़ का बोझ पड़ा था। सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर ने हिसाब किताब लगाकर बताया 2,20,000 करोड़ का बोझ है। अगर ये फाइनेंशियल ईयर 2022 में देखें वहां पर तकरीबन 80,000 करोड़ रुपया जुड़ेगा, और बाकी 2023 के फाइनेंशियल ईयर में, यानी अब जो बरस चल रहा है इसमें आने वाले वक्त में और बोझ पड़ने वाला है। सरकार पैसा कहां से निकालेगी? क्योंकि इन्फ्लेशन लगातार बढ़ते चला जाएगा और इस देश की परिस्थितियों में लोगों के पास पैसा नहीं बचेगा कि वो बाजार जाके सामान खरीद सकें, तो सरकार की पूरी इकोनॉमिक साइकिल जो है वो ठप पड़ जाएगी।
तो ऐसे में वो सब्सिडी भी देती है। फूड पर सब्सिडी 80,000 करोड़ रुपया, खाद पर सब्सिडी 1,10,000 करोड़ रुपया, जो कुकिंग गैस है उस पर उसने बोला हम 6,100 करोड़ रुपया दे रहे हैं सब्सिडी। पेट्रोल वाला तो हमने बता दिया कि 2022 में लगभग 80-85 हजार करोड़ और बाकी 2023 में हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं। सरकार की कमाई या सरकार का हिसाब किताब डगमग है। पैसे उसे चाहिए लेकिन इतना डगमग है कि पैसा आ ही नहीं। LIC बेहतरीन उदाहरण है। कल तक चाहिए था 65,000 करोड़ रुपया इसी 3.5% की IPO को बेचकर, लेकिन सरकार को समझौता करना पड़ा सिर्फ 21,000 करोड़ रुपए से लेकर। RBI का डिविडेंड 74,000 करोड़ रुपए चाहिए था, मिला सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं इस देश के भीतर में चल रहे हैं उस पर भी लगभग 4 लाख करोड़ रुपया बढ़ गया है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस देश के भीतर में लगभग 1,579 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए, जिसमें 425 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन पे 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत है। अब आप कल्पना कीजिए कि सारे प्रोजेक्ट्स का कॉस्ट सरकार ने निकाला था 21,95,000 करोड़, लेकिन उसमें लगभग उसने पैसा भी दिया, सरकार ने पैसा भी निकाला और 21,95,000 में से 13,88,000 पैसा लगाया भी। इस लिहाज से देखिए तो सरकार को अब आने वाले वक्त में सिर्फ 8,06,000 करोड़ रुपए ही देने थे, लेकिन प्रोजेक्ट्स जो डिले होने शुरू हुए पैसा ना होने की वजह से, अलग अलग संकट आना शुरू हुआ। इन सारी परिस्थितियों के भीतर जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स में जो 21 लाख करोड़ का खर्चा था वो बढ़कर 26,78,000 करोड़ हो गया, यानी 4,83,000 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट्स में बढ़ गए। यानी अब जो अगर पुराने हिसाब से चलते तो आपको सिर्फ 8,06,000 करोड़ रुपए देने थे, लेकिन आज की तारीख में उसी प्रोजेक्ट को लेकर जो सरकार ने ऐलान किया उस पर खर्च सरकार का और आने वाला है 12,89,000 करोड़। स्थितियां नाजुक हो चली है, बोझ किस पर पड़ेगा? और जब हम बोझ का जिक्र कर रहे हैं तो इसको इस लिहाज से और समझिए कि भारत कर्ज से डूबता चला जा रहा है। RBI अपने तरीके से नई नई चीजें इन्वेंट करता है और उसने जानकारी दी अपने तौर पर। हालांकि वर्ल्ड बैंक और IMF ने भी अपने तौर पर कहा कि दरअसल जो रेड लकीर है वह GDP की तुलना में और जो होती है वो तकरीबन 23 से 24% हायर साइज माना जाता है। तो सवाल किया गया भारत किस साइज में आकर खड़ा है? तो जानकारी मिली कि जो एक्सटर्नल कर्ज है, एक्सटर्नल डेब्ट जो है वह हमारा हायर तक पहुंचा है, अभी अपर लिमिट तक नहीं पहुंचा है, 23-24% को नहीं छू पाया है। तो अभी भी हम दुनिया के बाजार से लगभग $90 बिलियन ले सकते हैं। कमाल की चीज है, अभी भी हम कर्ज की दिशा में बढ़ेंगे आगे। इन तमाम परिस्थितियों को नहीं संभाल पा रहे हैं। बोझ किस पर पड़ेगा? उसी मिडिल क्लास पर पड़ने वाला है जिसकी तादाद खत्म होने की दिशा में लगातार बढ़ रही है, जो गरीब दर गरीब होते चला जा रहा है। यहां तक कि इस 30 करोड़ मिडिल क्लास के भीतर में से लगभग 11 करोड़ मिडिल क्लास के लोगों ने अपना PPF का पूरा पैसा निकाल लिया। 8 करोड़ ने आधे से ज्यादा पैसा निकाल लिया। जो भविष्य के लिए पैसा था वो पैसा भी निकाल लिया गया। जो रिटायर्ड हो गए थे उसमें 75% लोगों ने पैसा निकाल लिया, क्योंकि जिंदगी तत्काल की जीनी जरूरत हो जाए और फिर भविष्य कौन देखेगा। बहरहाल RBI कहता है कि $90 बिलियन हम लोग और ऋण ले सकते हैं, क्योंकि हमारी GDP की तुलना में जो एक्सटर्नल डेब्ट का रेशियो है अभी वो 23-24% नहीं पहुंचा है, वो सिर्फ 20% पहुंचा है। अच्छी बात है, 20% पहुंचा है, लेकिन इसके भीतर का सच क्या है? जो कमर्शियल बोरिंग है वो तकरीबन $226 बिलियन की है। NRI डिपॉजिट है $141 बिलियन का। जो शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट है वह $110 बिलियन का, यानी 78% इसी के हिस्से में आ गया। जो हमारे ऊपर कर्ज है जिसको हम 20% बता रहे हैं, लेकिन यह एक लिहाज से लगातार बढ़ते चला जा रहा है। अगला सवाल था कि पहली बार ऐसा नजर आ रहा है जो दुनिया भर से जो पैसा आता था, और खास तौर से जो NRIs का पैसा आता था, NRIs का पैसा इस दौर में कम हो गया भारत में आना, क्योंकि भारत के भीतर की स्थितियां उन्हें नाजुक लगने लगी हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो चला है, तो वो जब पैसा भेजेंगे तो डॉलर की शक्ल में भेजेंगे और यहां रुपया कमजोर हो जाएगा। इसीलिए जो जानकारी निकल कर आई और जिस परेशानी में थे, हमारे यहां जो NRI डिपॉजिट है वह पिछले बरस तक लगभग $141 बिलियन था, जो घटकर $139 बिलियन हो गया। लेकिन फाइनेंशियल ईयर पिछला जो था 2022 में सिर्फ
$3.23 बिलियन यानी लगभग 25,000 करोड़ ही ये एनआरआईज का पैसा आया। उससे पहले कितना आता था, यह भी सवाल होना चाहिए। 25,000 करोड़ का आया तो पहले जो आता था वो 57,000 करोड़ का था, यानी आधे से भी कम। यानी पिछले से पिछले साल $7.5 बिलियन था, इस बार $3.25 बिलियन है। तो एनआरआईज भी अपने तौर पर पैसा यहां भेज पाने की स्थिति में नहीं है। यह दूसरी स्थिति आ गई। तीसरी स्थिति सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि दुनिया में इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि भारत जिन स्थितियों में चल रहा है उसमें भारत का जो मिडिल क्लास है, जो खास तौर से अलग अलग माध्यमों से अलग अलग दृष्टि से जुड़ा हुआ है, और उसमें खास तौर से जो रूरल इंडिया का क्षेत्र है उसका जो मिडिल क्लास है उसके सामने और भयावह तस्वीर सामने आने वाली है। क्योंकि जो एक रिपोर्ट निकाली गई, हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट बनाई है इस पे लेकर, और ये रिपोर्ट इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण हो चली है क्योंकि इस रिपोर्ट के दायरे में दुनिया भर में जो संकट आ रहा है उसको दिखाया गया। ये संकट इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ यूक्रेन और रशिया का युद्ध है, दूसरी तरफ जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तीसरी तरफ जो एनर्जी का जो शॉक लग रहा है दुनिया को। ऐसे में ग्लोबल फूड सिस्टम चरमराने की स्थिति में है, और भारत के भीतर का मिडिल क्लास जो जिंदगी जीता है रोजी रोटी के लिए, उस रोजी रोटी पर इतनी बड़ी मार पड़ने वाली है क्योंकि उसको साफ तौर पर बतलाया गया है कि अगर युद्ध ने 12% तक ट्रेड को खत्म कर दिया तो 53% गेहूं का दाम ऊपर बढ़ गया, और भारत ने जो एक्सपोर्ट बंद किया गेहूं का, उससे लगभग 6% और महंगाई बढ़ गई। दुनिया की महंगाई और भारत के भीतर अनाज का संकट। अनाज का संकट हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर की परिस्थिति से भारत को जोड़ने की इसलिए जरूरत है क्योंकि पहली बार अनाज का एक्सपोर्ट सबसे हायर लेवल पे किया गया, और अनाज से जुड़ा हुआ जो हमारा मिडिल क्लास है वह ओवरऑल मिडिल क्लास जो लगभग 30 करोड़ के लगभग माना जाता है, उस 30 करोड़ में से लगभग 11-12 करोड़ लोग उस एग्रीकल्चर, उस रूरल इंडिया या उसके उन प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं जो उसके जरिए वो अपने आप को मिडिल क्लास की श्रेणी में रख पाते हैं। वर्ल्ड बैंक कहता है कि मिडिल क्लास का मतलब समझ लीजिए $2 से लेकर $10 तक प्रतिदिन का खर्चा। $2 का मतलब है 75 से 80 रुपए से लेकर 150 से 160 रुपए, $2 का जिक्र है। यानी 150 रुपए से लेकर 800 रुपए तक का डेली का खर्चा जिन परिवारों में होता है वह एक झटके में उसमें आधी कमी आ गई है, और वो लोअर क्लास में चला गया, वो मिडिल क्लास गायब हो गया है क्योंकि उससे वह चीजें अब संभल नहीं पा रही है। उसके आय कम है और बाजार में महंगाई इतनी है कि जो पैसा है उस पैसे से वह इन चीजों को खरीद पाने में सक्षम नहीं है। लेकिन बहरहाल दुनिया के कुछ और देशों को साथ खड़ा करते हुए जरा भारत के मिडिल क्लास की आखिरी परिस्थिति को समझ लीजिए, यह बड़ा जरूरी है। रशिया और यूक्रेन के युद्ध ने दुनिया भर में 28% लगभग ग्लोबल जो व्हीट था उसको कमी पैदा कर दी। बार्ली में लगभग 29% की कमी आ गई, जो मक्का होता है उसमें 15% की कमी आ गई, और जो सनफ्लावर था, उस सनफ्लावर ऑयल जो था उसमें लगभग 75% की कमी आ गई। भारत इन सारी चीजों को लेकर अपने हुए आत्मनिर्भर तो है, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक्सपोर्ट हुआ है माल, और अब जो भारत के भीतर में इन्फ्लेशन के दायरे में ये सारी चीजें आ गई, इसका सबसे बड़ा और भयावह असर उसी मिडिल क्लास पर पड़ गया। जो मिडिल क्लास तारीफ कर रहा था, तालियां पीट रहा था कि देखिए हमने एक्सपोर्ट कर दिया, और अनाज भी $50 बिलियन, इतना पैसा आ गया, और भारत सरकार भी कह रही थी देखिए हम लोग तो महान लोग हैं। लेकिन वह मिडिल क्लास जो नौकरी पेशे से जुड़ा है, रोजगार से जुड़ा है, कहीं मजदूरी कर रहा है, कहीं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, कहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, संकट चौतरफा आया इस मिडिल क्लास को लेकर। सवाल यह सबसे बड़ा उठा कि दुनिया की सबसे बुरी वर्ष स्थिति इस दौर में, और पॉलिटिशियन दुनिया भर के परेशान हैं कि क्योंकि लगभग 23 देश, चाहे कुवैत का जिक्र कीजिए, चाहे कजाकिस्तान का जिक्र कीजिए, इन्होंने अपने तौर पर तय किया कि फूड एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लेकर आएंगे। इसका ग्लोबली 10% असर पड़ गया, भारत पे भी असर पड़ा जब लोग एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, और भारत सबसे ज़्यादा आयात करता है, और भारत दुनिया के उन चंद देशों में है जितना एक्सपोर्ट करता है उससे ज़्यादा बाहर से माल मंगाता है, यानी हमारा डॉलर भी उसी में खर्च होते चला जाता है। तो असर किस पर पड़ेगा?
ऊपर में आपने पेट्रोनाइज किया हुआ है, नीचे आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। मिडिल क्लास क्या करेगा? उसके लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं है, रोजगार तक नहीं बच पा रहा है, महंगाई अलग है, टैक्स कम करने की स्थिति में नहीं है। जो सब्सिडाइज रेट पर आप चीज़ों को लाना चाहते हैं, जिसमें आप एक्साइज ड्यूटी कम करते हैं, या फिर खाद पर आप कह रहे हैं लगभग 50,000 करोड़ रुपया हमको और सब्सिडाइज वे में वहां पर इन्वेस्ट करने की जरूरत है, वो बोझ कहां से लाएंगे? रिजर्व बैंक नोट छापेगा। रिजर्व बैंक ने तो बहुत साफ तौर पर कह दिया है कि जून के महीने में हमारी जो मॉनेटरी को लेकर जो बैठक होती है उसमें हम इंटरेस्ट और बढ़ाने वाले हैं, यानी ईएमआई और महंगा होने वाला है। जो जो कर्ज लिए हुए बैंक से उनको और परेशानी होने वाली है। लेकिन इसके ठीक समानांतर जो कॉरपोरेट है, जो मित्र हैं, उनको लगातार कर्ज देने की स्थिति में कोई परेशानी बैंकों को नहीं है, क्योंकि राजनीतिक सत्ता चाहती है। तो राजनीतिक सत्ता क्या भारत में मिडिल क्लास को पूरे तरीके से खत्म, चूस कर, निचोड़ कर खत्म कर देना चाहती है? क्योंकि इस मिडिल क्लास के भीतर में वह वोट बैंक भी नहीं देख रही है क्या? और वोट बैंक देखे क्यों? वोट बैंक तो जातियों में बटा है, धर्म के आश्रय बट गया, और इससे प्रभावित होकर हम लोग तालियां पीट रहे हैं। यह स्थिति के भीतर में मिडिल क्लास अंतर्राष्ट्रीय तौर पर क्या असर पड़ रहा है, इसको जरा समझिए कि दुनिया भर में फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया गया, लगभग 20% सीधे सीधे वो लग गया। तो खेती के लिए जो एक्सपोर्ट बाहर से खाद आता था वह भी कॉस्टली हो गया। यह मानकर चल रहा है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ भी कि अगर ट्रेड इस सारी परिस्थितियों में रुक गया तो दुनिया में फेमाइन की स्थिति आ जाएगी, यानी एक भयावह स्थिति आ जाएगी जहां पर अनाज का संकट तबाही के साथ समूची दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लेगा। और जो लोग अनाज का मतलब सिर्फ भोजन से जोड़ते हैं वो यह भी समझ लें कि जो विकसित देश हैं 10% सभी ग्रेन्स का जो होता है बायोफ्यूल बनाते हैं, 18% वेजिटेबल ऑयल का बायोडीजल बनता है, 13% अनाज जो है वो कैटल के फीड में जाता है। और अगर ध्यान दीजिए तो चीन ने 2000 युद्ध से पहले लगभग 28 मिलियन टन जो कॉर्न है उसको अपने यहां बुलाया था, इंपोर्ट किया था। और अब ये ब्लैक सी ब्लॉकेट के बाद और युद्ध के बाद स्थितियां नाजुक हो गई और तकरीबन 25 मिलियन टन कॉर्न और व्हीट फंस गया इस परिस्थिति में। तो दुनिया के संकट के भीतर भारत की इकोनॉमी डगमगाती हुई, और उस डगमगाती इकोनॉमी में भी हम लगातार वेलफेयर स्कीम भी चला रहे हैं, सब्सिडी भी चला रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी चीजों को बांट रहे हैं और पैट्रोनाइज भी कर रहे हैं अपने कॉरपोरेट मित्रों को। तो इकोनॉमी संभलेगी कैसे? और जहां पर जो भी पैसा होगा वो पैसा दो शक्ल में उभर कर खुले तौर पर अब सामने आ रहा है। पहला, वसूली के तौर पर, इस वसूली को आप टैक्स कहिए, सेस कहिए, जो कहना है कहिए। और दूसरी परिस्थिति नाजुक है कि इस दौर में करप्शन जरूर बढ़ गया है। जो कमाई थी वह सीधे सीधे डबल हो गई, जहां 100 रुपए देने पड़ते थे वहां 200 रुपए देने की परिस्थिति में कमोवेश हर ब्रांच में चीजें निकल कर आ गई हैं। तो क्या इसको संभालेगा कोई? और आखिरी बात, अलग अलग जगहों पर जो संकट आया है, इसमें हमने तो गेहूं का जिक्र किया या अनाज का जिक्र कर रहे हैं। सोचिए दक्षिण भारत में जितनी भी जो इस कॉटन को लेकर जितनी भी मिलें चलती थी सभी बंद कर दी गई है। वजह यह है कि कॉटन प्राइस जो है 53% तक ऊपर चला गया है। यार्न जो है वो लगभग 21% तक ऊपर चला गया है। जो जनवरी में लगभग 75,000 रुपए पर कैंडी मिलता था, 356 केजी का पर कैंडी होता है, उसकी कीमत जुलाई आते आते 1,15,000 रुपए हो गई। और इन सब की सबसे बड़ी है कि दुनिया के बाजार में कॉटन और यार्न की मांग बढ़ गई है और इसमें जो इजाफा हुआ है वह तकरीबन 30% तक कीमतों का इजाफा हुआ है। तो यहां से भी वो बाहर जा रहा है, और जब बाहर जा रहा है तो भारत की फैक्ट्रीज बंद होगी। वहां काम कौन करता है? वहां मिडिल क्लास के लोग ही काम करते हैं, जो लोअर मिडिल क्लास भी हो सकता है और ऑफिसर रैंक में अपर मिडिल क्लास भी हो सकता है। वो फैक्ट्रीज बंद हो गई और जानकारी निकल कर आई कि टेक्सटाइल यूनिट जो तिरुपुर में चलती थी, करूर में चलती थी, ईरोड में चलती थी, बंद है। महाराष्ट्र के भीतर, तमिलनाडु ही नहीं, महाराष्ट्र में भी भिवंडी में, मालेगांव में, सोलापुर में, इन तमाम जगहों पर तकरीबन 23 लाख पावर लूम्स जो थी वो क्राइसिस में आ गई है। ये सारी परिस्थिति बहुत साफ तौर पर दो ही बातों को बताती है। हमारी इकोनॉमी को संभालने का रूप जो है वो सरकार के हाथ से फिसल चुका है। रिजर्व बैंक को जो इन्फ्लेशन रोकने की परिस्थिति थी उसे समझ नहीं आ रहा है। सबको इतना ही समझ में आ रहा है जहां से जो भी मिल सकता है उसको समेट लो, और उस दायरे में मिडिल क्लास ही आता है। और फिर से वो शुरुआत वाली बात याद कर लीजिए, भारत की अर्थव्यवस्था में
कॉरपोरेट मित्रों को पैट्रोनाइज करना है, निचले स्तर पर मुफ्त अनाज देना है और मिडिल क्लास को दबोच लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।